हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। घर्षण बल पढ़ते हैं हम लोग। न्यूटन की गति के नियम के आगे का जो चैप्टर हम लोगों का घर्षण बल से संबंधित है। हम लोगों ने बहुत प्रकार के बल पढ़े हैं और जो समानता हम लोगों ने बल पढ़ा है, जो संपर्क बल नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर कृतीय बल हुआ, विद्युतीय बल या अन्य प्रकार के जो बल हैं वो संपर्क बल तो नहीं है। लेकिन उन बलों में जो कार्य होता है वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता कि किस मार्ग से आप कहाँ तक गए, तो उसे कहते हैं हम संरक्षित बल, कंजर्वेटिव फोर्स। घर्षण बल ये संरक्षित बल नहीं है, ये मार्ग पर निर्भर करता है होने वाला कार्य। अगर रास्ता बदल जाए तो कार्य भी बदल जाएगा, बल भी बदल जाएगा। तो हम लोग घर्षण बल पढ़ते हैं। घर्षण बल क्या है? वास्तव में अगर कोई भी वस्तु एक दूसरे वस्तु के संपर्क में है, ये दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं, ये संपर्क तल है। अब यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलने का प्रयास करती है या चलती है, तो इनकी सापेक्ष गति के कारण इनके संपर्क तल पर गति के समानांतर, गति के विपरीत बल कार्य करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। यानी सापेक्ष गति के कारण, या ये कहिए कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है, चलती है या चलने का प्रयास करती है, तो वो जो वस्तु है उनके संपर्क तल, जो तल आपस में संपर्क में है, ये तल इनका संपर्क में है, तो संपर्क तल के समानांतर सापेक्ष गति के विपरीत गति के विपरीत एक बल कार्य करता है। इसे घर्षण बल कहते हैं, इसे घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल गति के विपरीत, अगर मान लीजिए इसको आप चलाएं, सपोज कर लिया कि ये इधर को चल रहा है, तो घर्षण बल इस संपर्क तल पर ये विपरीत दिशा में इस पर लगेगा, इस पर बल इस दिशा में पीछे की ओर लगेगा। अगर मान लीजिए ये इस दिशा में चलता है तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा। यानी चलने की जो दिशा है ये गति की दिशा है, और ये घर्षण बल की दिशा है। घर्षण बल ये घर्षण बल की दिशा है। तो चलने की दिशा के विपरीत हमेशा घर्षण बल कार्य करता है। अगर मान लिया जो दो तल हैं और एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, मान लिया ये जो दो तल हैं ये इस तरह चल रहे हैं, तो ऊपर वाला उस दिशा में जा रहा है, नीचे वाला इस दिशा में आ रहा है, तो जो ऊपर वाला है उस दिशा में जा रहा है तो उस पर बल पीछे की ओर लगेगा, और चूंकि नीचे वाला इधर को आ रहा है तो इस पर इस दिशा में लगेगा। यानी जो बल काम करेगा दोनों पृष्ठों पर कार्य करेगा।
लेकिन उन दोनों पृष्ठों की गति की विपरीत दिशा में काम करेगा। तो इस पर बल काम करेगा जो इसकी गति का विरोध करेगा, यानी अगर ये इधर को जा रहा है तो इसके पीछे काम करेगा, और अगर ये इधर को आ रहा है तो इस दिशा में काम करेगा। तो जो घर्षण बल है वो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल, अब घर्षण बल की तो कई थ्योरी हैं, कई सिद्धांत हैं। पहले लोगों का यह मानना था क्योंकि इनमें अणु होते हैं, फिर जो पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो उन पृष्ठों में आपस में उभार रहते हैं, प्रोजेक्शन रहते हैं, ये चिकने नहीं रहते, उभार रहता है, और इस प्रकार से जो दोनों पृष्ठ होते हैं आपस में उसी गड्ढों में फंस जाते हैं, और इसीलिए इनके बीच में इंटरलॉक हो जाते हैं, ये फंस जाते हैं, गुथ जाते हैं, और इसलिए जब इस पर बल लगाते हैं तो ये इस गड्ढे से बड़ी आसानी से नहीं निकल पाते, और एक प्रकार का बल आरोपित होता है जो गति की उल्टी दिशा में लगता है, इसको घर्षण बल कहते हैं। इस तरह की एक व्याख्या थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तल को चिकना कर दिया जाएगा तो फिर ये कम बल लगेगा, लेकिन देखा गया है कि अगर तल चिकना हो जाता है तो बल और लगता है, कम नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि घर्षण बल इन उभारों के कारण से, इन पर जो हमारे ये हैं गड्ढे और ये जो ये आगे ये प्रोजेक्शंस हैं निकले हुए, इनके कारण से है, ऐसा नहीं है। तो फिर जो आज की थ्योरी वो बताती है कि अणुओं और परमाणुओं के बीच बल कार्य करता है, आकर्षण बल काम करता है, जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल ये अणुओं परमाणुओं इन सब के बीच कार्य करता रहता है, उसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से, जो आधुनिक सिद्धांत है उसके हिसाब से, जो अणु हैं, मान लीजिए ये अणु है, यहाँ उठा हुआ है, फिर ये अणु है, फिर ये अणु है, इस तरह से ये अणु है, और इसी तरह से फिर इसमें भी है, एक अणु ये है, ये है, एक अणु दूसरे अणु के संपर्क में है, और ये इनका ये पृष्ठ है। बहुत ही थोड़ा जो क्षेत्रफल है वो संपर्क में है, बाकी संपर्क में नहीं है, क्योंकि ये उभरा हुआ है तो बीच में खाली जगह है। तो ये जो स्पर्श स्थान है, स्पर्श बिंदु है, निकट होने के कारण इसके बीच में विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है, और इस विद्युत चुंबकीय बल के कारण से, चूंकि ये आकर्षण बल है, इसलिए ये दोनों पृष्ठ आपस में चिपके हुए हैं। जब एक को ठेलते हैं तो ये विद्युत चुंबकीय बल, चूंकि आकर्षण बल है, हमारे लगाए गए बल का विरोध करेगा, यानी गति की विपरीत काम करेगा, क्योंकि आकर्षण का बल है। जब हमारा लगाया गया बल ज़्यादा हो जाता है तो फिर वस्तु चलनी शुरू हो जाती है। तो इसकी आज की थ्योरी ये है कि जो घर्षण बल है वो विद्युत चुंबकीय बल है, जो अणुओं और परमाणुओं के बीच कार्य करता है। इसीलिए जब तल को हम चिकना कर देते हैं तो चिकना कर देने से यहाँ भी अणु, यहाँ भी अणु, सभी जगह अणु हो जाते हैं, तो इसका स्पर्श क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब स्पर्श क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो विद्युत चुंबकीय बल भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अणुओं जो संपर्क में हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये हुआ कि क्यों ये घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल का क्या कारण है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अणुओं और परमाणुओं के बीच कार्य करने वाला विद्युत चुंबकीय बल है, उसके कारण ही घर्षण बल कार्य करता है। यानी घर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल है। जो घर्षण बल है वो सामान्यतः हम दो भाग में इसको बांटते हैं। घर्षण बल एक तो वो कि जब वस्तु चलती नहीं है, चलने का प्रयास करती है, वस्तु रखी हुई है, हम इसके ऊपर बल लगाते हैं, लेकिन ये चलती तो नहीं, लेकिन बल लगता है, इसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है, वस्तु स्थिर रहती है। तो वस्तु की स्थिर अवस्था में
स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं। स्थिर अवस्था में संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक यानी स्टैटिक घर्षण कहते हैं। स्टैटिक घर्षण। और दूसरा, अगर वस्तु चलने लगे, हम बल लगाते गए और उसके बाद फिर बल इतना अधिक हो गया कि वस्तु इसके ऊपर फिसलना शुरू कर देती है, खिसकना शुरू कर देती है, तो गति की अवस्था में जो घर्षण लगता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं। वस्तु की गति की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। काइनेटिक या डायनामिक, काइनेटिक या डायनामिक घर्षण कहते हैं। अब ये दो प्रकार के घर्षण हुए। ध्यान रखेंगे, दोनों अवस्थाओं में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो ये सर्पी घर्षण हुआ। ये स्लिप कर रहा है वस्तु, सर्पी घर्षण। और अगर वस्तु फिसले नहीं बल्कि किसी वस्तु के ऊपर ये लुढ़कती है, इस तरह से, इस तरह रोल करती है, लुढ़कती है, घर्षण तब भी लगता है। तो एक दूसरे प्रकार का भी घर्षण होता है। तो घर्षण जो हुआ, ये स्थिर अवस्था में जो सर्पी घर्षण है और गति की अवस्था में जो सर्पी घर्षण है, ये हुआ स्थितिक, ये हुआ गतिक। लेकिन ये दोनों जो घर्षण हैं, ये या तो सर्पी घर्षण होगा या रोलिंग घर्षण होगा। यानी वस्तु या तो चल रही होगी, स्लिप कर रही होगी, या घूम रही होगी। तो इसलिए घर्षण को हम दो अन्य भागों में भी यदि वस्तु फिसलती है तो लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण स्लिपिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये तो हुआ जब वस्तु किसी वस्तु पर फिसलती है, जैसा अभी हमने बताया कि जब वस्तु एक दूसरी वस्तु पर फिसलती है। और दूसरा है, यदि
वस्तु लुढ़कती है या वस्तु लुढ़कती है, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़क रही है, तो लगने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक या रोलिंग घर्षण कहते हैं। तो अब दोनों प्रकार की जो गतियां हैं होती रहती। बहुत सारी वस्तु हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर ठेल करके और आगे उसको सरकाते हैं। कोई किताब है उसको हम सरकाते हैं तो वो हो गई स्लिपिंग घर्षण, फिसल रही है, वो फिसलती है। एक दूसरे प्रकार का घर्षण है साइकिल या मोटरसाइकिल जमीन पर उसका पहिया लुढ़कता हुआ चलता है, स्लिप नहीं, फिसलता नहीं बल्कि वो रोल करता है, लुढ़कता हुआ चलता है। जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें जो पहिए लगे होते हैं वो रोल करते हैं। बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ भी पहिए होंगे सभी घूमते रहते हैं, कहीं धुरा है वो घूमता रहता है, तो वहाँ पर जो घर्षण लगता है वो रोलिंग या लोटनिक घर्षण है। तो जो स्लीपिंग घर्षण है वो ज़्यादा हिस्सा संपर्क में रहता है, वो रगड़ के चलता है, इसलिए उसका मान अधिक रहता है। लेकिन जो लोटनिक घर्षण है उसका मान बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो कम संपर्क में रहता है और वो लुढ़क के चलता है। अब आइए, जो ये घर्षण, अब चाहे वो लोटनिक हो या वो आपका सल्पी हो, ये स्थिर अवस्था में है या गति की अवस्था में है, तो इन दोनों प्रकार के घर्षणों को हमको पढ़ना है। तो पहला है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, अब वो चाहे वो गतिक हो चाहे स्थैतिक हो, वो इनमें से कोई भी हो सकता है। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक फ्रिक्शन में स्पष्ट है कि वस्तु चलती नहीं है, वस्तु फिसलती नहीं है, बल्कि वस्तु फिसलने का प्रयास करती है। हमने वस्तु के ऊपर बल लगाया, इसको फिसलने के लिए, इसको सरकाने के लिए, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए हमने फोर्स लगाया। जैसे हम फोर्स लगाएंगे तुरंत इस पर, अगर हमने फोर्स नहीं लगाया, अगर फोर्स 0 है तो इसमें कोई भी घर्षण बल नहीं होगा। इसके ऊपर 2 बल होंगे, एक बल ये आर ऊपर को काम कर रहा होगा और एक इसका भार नीचे को काम कर रहा होगा। ये 2 ही बल काम कर रहे हैं, तीसरा बल नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ बल लगाया वैसे यहाँ पर एक बल पैदा हो गया इसके स्पर्श तल पर, और ठीक इस बल के विपरीत, क्योंकि हम बल लगाएंगे तो इसी दिशा में चलने का प्रयास करेगी, इसलिए इसकी विपरीत दिशा में एक बल पैदा हो गया। स्मॉल एफ ही हमने लिखा। ये स्मॉल एफ जो हमने यहाँ बल लिखा, ये स्टैटिक घर्षण है। स्थैतिक घर्षण, ये जो हमारा स्टैटिक घर्षण हुआ एफ यस, ये इसकी विपरीत दिशा में है। लेकिन जितना हमने ये बल लगाया उतना ही ये भी होता है। अगर हमने एफ बल को लगा दिया 1 न्यूटन तो एफ भी 1 ही न्यूटन हो जाएगा।
बराबर होगा। अब हमने F को बढ़ाया, इसको कर दिया 2 न्यूटन, तो ये भी हो गया 2 न्यूटन। हमने इसको बढ़ा के कर दिया 2.5, तो ये भी हो गया 2.5। ध्यान से देखिए, वस्तु चल नहीं रही है, लेकिन उसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। बल का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि अगर ये बल 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तो यह भी 0 होगा, यानी अगर ये बल नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। जैसे हमने इसको चलाने के लिए बल आरोपित किया, ये इसके ऊपर लगने वाला बल है, एक्सर्टेड फोर्स, आरोपित बल है। ये इसका घर्षण बल है, ये आरोपित है। आरोपित बल, ये आरोपित बल है और ये घर्षण बल है। ध्यान दीजिए, दोनों के मान बराबर हैं। 0 है तो ये भी 0 है, अगर ये 0 हुआ तो ये 0। जैसे ये 1 न्यूटन कर दिया हमने, इसका मान बढ़ा, तुरंत ये बढ़ करके उतना ही हो गया। इसको 2 किया तो ये 2 हो गया, 2.5 किया तो ये 2.5 किया हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्थैतिक घर्षण है वो आरोपित बल के अनुसार अपने को एडजस्ट करता रहता है, अपने को समंजित करता रहता है। जितना ये होता है उतना ही हो जाता है और चलती नहीं वस्तु। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण स्वसमायोज बल है, यानी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जो स्थैतिक घर्षण है वह ससमायोज्य बल है। जैसे जैसे हम बल बढ़ाते गए वैसे वैसे घर्षण बल अपने आप अपने को समंजित करता गया, उसी के बराबर करता गया। लेकिन अब कोई तो सीमा होगी, कहाँ तक होगा। हम बढ़ाते गए, मान लिया हमने इसको बढ़ाते बढ़ाते कर दिया 3 और ये भी हो गया 3 न्यूटन। लेकिन जैसे ही 3 न्यूटन से हमने इसको बढ़ाया, अब यह बढ़ा नहीं। इसको तो हमने बढ़ाया लेकिन ये नहीं बढ़ा, बल्कि ये चलने लगी, वस्तु गति करने लगी। इसका मतलब कि जो घर्षण बल है उसकी एक सीमा है। अधिकतम घर्षण बल की एक सीमा है, उसके आगे इन दोनों के पृष्ठों की विशेषता के कारण इसकी एक अपनी सीमा है। ये दोनों जो पृष्ठ हैं इसके लिए अगर 3 न्यूटन है, इसका मतलब 3 न्यूटन तक आप बल लगाते रहेंगे तो आरोपित बल और घर्षण बल स्वसमायोज्य होगा, वो आपस में समायोजित होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इससे ज़्यादा लगा देंगे वस्तु चलने लगेगी। ये जो सबसे महत्तम स्थैतिक घर्षण बल है इसको सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत, देखिए ध्यान दीजिए, ये 3 न्यूटन का बल अगर लगा देंगे तो ये नहीं चलेगी। हम ये कह सकते हैं कि 3 न्यूटन यानी वो न्यूनतम घर्षण बल है जिस पर वस्तु नहीं चलती।
इससे यानी यह वो अधिकतम घर्षण बल है जिस पर वस्तु नहीं चलती। या यह कह सकते हैं कि इस पर अगर झटके के साथ हमने लगा दिया तो चलने लगी, तो हम कह सकते हैं कि ये वो न्यूनतम बल है जो इसको चला देता है। तो एक तरह इसीलिए इसको हम कहते हैं सीमांत, यानी इसकी मान पर वस्तु चलने भी लग सकती है और ये वो अधिकतम मान है कि इस पर वस्तु आपने लगाया तो स्थिर रह सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सीमांत घर्षण है। तो हम सीमांत घर्षण को चाहे इस तरफ से परिभाषित करें या इस तरफ से परिभाषित करें, तो हम इसको इस तरफ से परिभाषित करते हैं कि यह वह अधिकतम घर्षण बल है जिस पर वस्तु स्थिर रहती है, या वस्तु पर लगने वाले महत्तम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। वस्तु पर लगने वाले महत्तम स्थैतिक घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब इस सीमांत घर्षण बल की क्या विशेषता है? सीमांत घर्षण बल की विशेषता क्या है? सीमांत घर्षण बल की क्या विशेषता है? पहला, ये जो घर्षण बल होता है ये पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और तीसरा, सीमांत घर्षण बल लंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात लंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो सीमांत घर्षण है, ये सीमांत घर्षण है, मान लीजिए ये एफएस सीमांत घर्षण एफएस अनुक्रमानुपाती हर, ये लंब प्रतिक्रिया है, ये सीमांत घर्षण है। एफएस अनुक्रमानुपाती आर या एफएस इज इक्वल टू म्यू एस आर, जहां म्यू एस एक स्थिरांक है जो दोनों पृष्ठों पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। म्यू एस को कहते हैं घर्षण गुणांक। यह पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
अगर पदार्थ बदल जाएं तो उनके बीच का घर्षण गुणांक भी बदल जाएगा। सभी पदार्थों के लिए एक जैसा ही घर्षण गुणांक नहीं होता। तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर, म्यू एस घर्षण गुणांक है। तो एक तो हमारे पास ये सूत्र हो गया, एफ एस इक्वल टू म्यू एस और आर इक्वल टू एम जी, आर इक्वल टू एम जी, इसके बराबर भी होता है। तो ये हो गया स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। कोई पृष्ठ है, इसका उदाहरण है, दो पृष्ठों के लिए म्यू इक्वल टू 0.5 तथा यम इक्वल टू 8 kg, वस्तु पर 21 न्यूटन का बल लगाया गया। दो पृष्ठों के लिए म्यू बराबर इतना तथा यम बराबर 8 kg, वस्तु पर 21 न्यूटन का बल लगाया गया। क्या वस्तु चलेगी? वस्तु पर घर्षण बल निकालो। अब देखिए, ये वस्तु है, उसके ऊपर ये वस्तु रखी है, ये आर है, ये एम जी, 8 इंटू जी। बल आपने इस पे आरोपित किया 21 न्यूटन। घर्षण बल कितना होगा ये पूछा है। स्टैटिक घर्षण बल होगा कि गतिक होगा तो पता नहीं, चलेगी कि नहीं चलेगी। पहला प्रश्न तो यही है कि क्या वस्तु चलेगी। वस्तु को चलने के लिए मिनिमम बल कितना चाहिए, जितना उसका सीमांत घर्षण है। अगर सीमांत घर्षण के बराबर बल लग जाए तो वो वस्तु चल सकती है। यानी वस्तु पर स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है वो सीमांत घर्षण के बराबर होता है। इसका मतलब सीमांत घर्षण से थोड़ा भी बल ज़्यादा हुआ, या हो सकता है कि वो सीमांत घर्षण पर ही वस्तु चलने लगे। तो वस्तु के चलने के लिए उस पर बल बराबर सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल कितना है? सीमांत घर्षण बल ये बराबर है म्यू यम जी। अभी सूत्र लिखा है हमने, म्यू 0.5
यम 8 kg, जी 10, मान लिया जी 10 है, ये हुआ 40 न्यूटन। सीमांत घर्षण बल 40 न्यूटन है। इसका मतलब 40 न्यूटन तक बल अगर लगेगा तो वस्तु नहीं चलेगी। 40 न्यूटन तक बल आप लगाते जाएंगे तब तक वस्तु स्थिर रहेगी। इसका मतलब 40 न्यूटन तक के कम जो भी बल लगेगा वो वस्तु को चला नहीं पाएगा। और जब भी सीमांत घर्षण बल से कम बल रहेगा और वस्तु स्थिर रहेगी तो आरोपित बल ही उस पर घर्षण बल के बराबर होगा, क्योंकि जो स्थैतिक घर्षण है वो स्वसमायोज्य है। जितना आप बल लगाएंगे उतना ही घर्षण बल होगा। तो चूंकि 21 न्यूटन का बल आपने लगाया वो 40 न्यूटन से कम है, यानी जो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम बल हो सकता है चलाने वाला उससे बहुत कम है, वस्तु नहीं चलेगी। अगर वस्तु चली नहीं तो फिर वस्तु स्थिर रहेगी और स्थिर अवस्था में आरोपित बल ही घर्षण बल के बराबर होता है। तो चूंकि आरोपित बल F इज स्मॉलर देन घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, और इसलिए घर्षण बल कितना होगा, इसलिए घर्षण बल होगा जितना आपने लगाया F यानी 21 न्यूटन। तो घर्षण बल तो 21 न्यूटन होगा, क्योंकि 40 न्यूटन तक तो वस्तु नहीं चलेगी। इसलिए आप अगर बल 21 न्यूटन न लगाए 35 भी लगाएंगे तो घर्षण बल 35 होगा, 39 लगाएंगे तो घर्षण बल भी 39 होगा, और 40 लगाएंगे तो घर्षण बल भी 40 होगा। अब इसके ऊपर वस्तु चलेगी, इससे नीचे नहीं चलेगी। पूछा है क्या वस्तु चलेगी? वस्तु नहीं चलेगी। वस्तु को चलने के लिए 40 न्यूटन या इससे ज़्यादा बल चाहिए, और लगा हुआ बल है केवल 21 न्यूटन। मेरा ख्याल है ये चीज़ें काफ़ी आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।